बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाजरीन, जेल में कैदी नंबर 804 के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और ये जो आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ ये बिल्कुल कन्फर्म है, मेरी बात हुई है बराह रास्त। यानी मैं अब सोर्स आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इतनी सख्ती की गई है और हालात को इतना कंट्रोल किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब तो ज़रा सी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देते। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बुशरा बीबी की अगर अपने बच्चों से मुलाकात भी होती है, वो भी अब बंद है, कुछ 4 हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है और उनके बच्चों से भी हलफ लिया जाता है कि आप दोनों में से कोई भी खान साहब के बारे में बुशरा बीबी बात नहीं करेगी और बच्चे बाहर जाके कोई बात ही नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम बट्टू, वो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने ट्विटर के ऊपर भी ना दें। तो फैमिली ने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जेल के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ बड़ी क्लियरली। नंबर 1 तो ये है कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है और उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हुई है। डॉक्टर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी दूसरी आंख का भी लेज़र करना पड़ेगा और इसको भी इलाज की ज़रूरत है, वहाँ से भी पानी बहता रहता है। और जो एक आंख है वो 3 महीने तक उसको जो है वो लगभग ऐसे ही है जैसे वो आंख बंद है और वो काम नहीं कर रही। बुशरा बीबी वहाँ पे चिल्लाती रही बार बार और उन्होंने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए वहाँ मौजूद अमले को और उन्हें बार बार ये कहा कि मेरी आंख ख़राब हो रही है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ है, किसी डॉक्टर को बुला दें। लेकिन अमले ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। आखिरी जो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब अभी पहुंचे थे और उनको निकाला गया था जेल से बाहर। एक तो उन्हें निकाला गया पिम्स अस्पताल लाने के लिए और एक मुबैना तौर पे उससे पहले भी निकाला गया। ये जो कहानियां करवाई जा रही है ना कौम को कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, को मुलाकात हो गई है, इसके बारे में अभी कोई भी हतमी तौर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। और इमरान खान साहब को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि यही जुमला मुझे रिपोर्ट हुआ और एग्जैक्टली वही जुमला मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों से कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलें या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह जुमला है जी, कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले या मुझे मिलने की कोशिश करें। ये इमरान खान साहब का पैगाम है अपनी बहनों के नाम, जो एक फाइनली एक पैगाम था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहां बताऊंगा तो ये निज़ाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। यानी वहां पे बहुत गंदगी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं जहां पे इन लोगों को रखा गया है। अब पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निज़ाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निज़ाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है और ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो लोग, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग बहुत ज्यादा ताने दिया करते थे अदलिया को कि जनाब अदलिया को चाहिए खुद जाएं और जाके तौहीन अदालत लगाए इनके ऊपर, जो अदलिया के सामने आता है उस पर तौहीन अदालत लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़े। ये क्या बात हुई कि खत लिख दिया, तो बड़े ताने दिए गए अदलिया को। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक तो ये है कि हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इससे पहले 2 एजेंसियों को और एक और इदारे को, यानी पीटीए को जारी किया, आईबी को जारी किया और उसके साथ साथ एफआईए को जारी किया। अब जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। अब जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से यह खबर है और खबर यह कह रही है जो मेरे सामने है, जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक जो मनफी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जराये ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया, जिसकी समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था और अब तौहीन अदालत लगेगी उन लोगों पे जिन लोगों ने इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जज साहब की फैमिली के पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, ये सोचे बगैर कि वो हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं और बाकायदा स्क्रूटनी के बाद
तमाम अमल से गुजरने के बाद उनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया है और उनके किरदार पे और उनकी फैमिली के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला गया। तो इस पे अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब उन सहाफियों पे और उन दानिश्वरों पे और उन सियासतदानों पे कार्रवाई होगी जो बड़े खुश थे जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जज ज़ेबा का नाम लिया था और वार्न किया था। तो उस वक्त इमरान खान पे कार्रवाई चल रही थी तो वो बड़े खुश थे, बगले बजा रहे थे। अब उन्होंने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तो देखते हैं कि अब वो कैसे आकर अदालत में फेस करते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को। माहिर कानून शहबाज खोसा का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद है। अदालत के बाद इख्तियारात हैं जिसके मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है। और जो जज साहब की जाती जिंदगी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो इंतहाई गलत था। और मटेरियल कहां से अपलोड हुआ एफआईए विंग ट्रेस कर सकता है और अब एफआईए भी एक प्रॉब्लम में आ जाएगी। उनको ये ट्रेस करके सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा और इन सहाफियों को और इन लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो हसास डाटा है, ये जज साहब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं या इदारों के पास हो सकते हैं, वो इनके हाथ कैसे लगे, उन्हें बताना पड़ेगा। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक सहाफी के हाथ लगे और उन्होंने एक खबर दी थी और उसके बाद यहां पे गिरफ्तारियां भी हो गई और बड़ी सख्ती भी हुई। अब देखते हैं कि निजी नौयत के जो डॉक्यूमेंट है और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर कैसे कोई जवाब देता है और किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है और इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मिला है अमरीकी सफीर से। अमरीकी सफीर जो है वो डोनाल्ड ब्लूम, वो आया और उसकी मुलाकात हुई वफद के साथ। उसमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मौजूद थे पार्टी के। तो इन लोगों ने मुलाकात की है। अब उसके ऊपर वावेला ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, तो आप उनके सफीर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो देखें, इमरान शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहां ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहां पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी, ये वहां पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें। फिर तो कहा जाता कि बुकटी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहां पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए। उनके अलावा इनको मिले बगैर आ गए, वहां पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पे कहते जी एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूं। ये एक पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में, नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। एक हफ्ते के बाद इसकी शादी थी। ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पे रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं, ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने माँ बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है, इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहाँ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था। तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, सरकार से रब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को, उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन्स थे उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहां से आया, केमिकल कहां से आया, और बिल्कुल क्वेटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं। वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहां तो मादनियात हैं, वो बड़ी जबरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए, उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुंचती है,
उन्हें हथियार कैसे पहुंचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर तरफ से घेरा हुआ है। ये सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था, तो मुझे एक चीज पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने आया वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहां पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है। अब कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्हें यहां पे इसलिए पनाह दी गई थी क्योंकि वो तालिबान के दुश्मन है और जब मौका मिलेगा तो उन्हें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें टीटीपी से लड़वाने के लिए यहां पे इकट्ठा किया गया। अब कुल मिलाकर हमें जो बलूचिस्तान से पिक्चर आ रही है वो ये है कि स्मगलरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें मुसल्लह किया जा रहा है। जो जराइम पेशा लोग हैं जिनके सरों के ऊपर इनामात थे उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर जो अफगान फोर्सेस थी जिनसे तालिबान लड़ते थे वो भी यहां पे इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरह अलग अलग किस्म के ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की जा रही है अलग अलग किस्म की, और इनका काम है ये नेशनलिस्ट जो है उनके साथ लड़े, कौम परस्तों के साथ या बीएलए के साथ लड़े या दीगर तंजीमों के साथ लड़े या टीटीपी के साथ लड़े। यानी पाकिस्तान में एक के बाद एक प्रॉक्सी बनाई और तैयार की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉक्सी बनाने के खेल में पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। इदारों ने वक्ती तौर पे फायदा हासिल किया, लेकिन एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रेनें तक बंद कर दी गई हैं, यानी महदूद मुद्दत तक के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और बलूचिस्तान में आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी मैं फिर आपको दोबारा वहां ले जाता हूं कि खसूसी तैयारों के ऊपर बैठ के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ और उनके लोग पहुंचे हैं कोयटा में। क्यों पहुंचे? कि ये लोग शहीद हो गए थे। अब वो जो शहीद है उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। यानी शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, बाकियों के लिए खसूसी तैयारे हैं। वो अपने खसूसी तैयारों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंच जाते हैं कोयटा में, जबकि ये जो शहीद अहलकार है जिसके लिए वहां पे इकट्ठे हुए हैं, इसको इसकी मैयत इसके इलाके तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। वो बेचारे चंदा जमा करके अपने शहीद अहलकार को लेकर जा रहे हैं। 9 अहलकार नादरीन बाजियाब करवाए गए हैं। अब इसका क्रेडिट इससे पहले कि कोई ले, मैं आपको असल खबर बता देता हूं ये 9 अहलकार कैसे बाजियाब हुए। जो रोजनामा कुदरत है उसके अंदर ये खबर छपी है बलूचिस्तान से। वो ये बताते हैं कि अभी तक इन इतलात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक या तस्वीर वीडियो सामने नहीं आई, मगर हना ओड़क से जो अगवा होने वाले 9 अफराद हैं उनको मुसल्लह अफराद ने रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगवी अफराद की रिहाई के लिए कल इलाके के बुजुर्गों और मोतबरीन का एक वफद पहाड़ों में मुसल्लह अफराद के पास गया था। आज मगरिब को मुसल्लह अफराद जो खुद को टीटीपी वाले कह रहे हैं उन्होंने मगवियों को रिहा कर दिया है। यानी वो जो मुसल्लह अफराद पहाड़ों में बैठे हुए हैं उन्होंने जो अगवा किए हुए लोग थे उनमें से 9 को रिहा कर दिया है। और वहाँ पे आपको ये भी पता है कि 18 के करीब लोगों को शहीद करके उनकी लाशें पहाड़ों में जो है वो फेंक दी गई थी, जिन्हें फिर बाद में मुतासरीन और लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मजदूरों और गाड़ियों को ले जाकर उठाकर लाए थे। पुलिस के अंदर नादरीन सख्त गुस्सा है, लवाहिकीन के अंदर सख्त गुस्सा है। वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि जी आपने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि पुलिस में सख्त रद्द अमल है। अब वो फोर्स है एक, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनके लिए ड्यूटी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपने आप को बेबस और तन्हा महसूस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर से भी सामने आई थी कि उन्हें ना तो सहूलियात दी जाती हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है जिसके अंदर उन्हें धकेल दिया जाता है। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उनको इक्विपमेंट भी दिया जाए ना, उन्हें तैयारी भी की जाए, लेकिन पुलिस को बहरहाल धकेल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ पे कोयटा में तो इन्होंने सबके खिलाफ बात की, लेकिन भारत के खिलाफ बात नहीं की। DGISPR या आर्मी चीफ, ये लोग रोज कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान अल खवारिज और फितनतुल इसराइल और यहूदुल, पता नहीं क्या कुछ इनके अजीब अजीब फितने नाम रखे हुए। इतनी ज़्यादा अरबी बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आती, तो वो नाम भी अरबियों के अंदर रखते हैं। तो मामला ये है कि सीधी सीधी बात अभी दहशतगर्द है। अब DGISPR कहते हैं कि इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही हैं। वजह वो ये बताते हैं कि वो दहशतगर्दी इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम जो है वो भारत से हजम नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी तरक्की है, किसी एक चीज़ में आप बता दें
जो भारत को हजम नहीं हो रहा। यानी आप मईशत के अंदर आप नीचे जा रहे हैं, दहशतगर्दी आप नीचे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट आप नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, मल्टीनेशनल कंपनियां आपको छोड़ छोड़ के जा रही हैं, मुल्क के असासे आप बेचते चले जा रहे हैं बारी बारी। इस्तेहकाम की हालत यह है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कल ये हुकूमत होगी या नहीं होगी। हालात ये हैं इस्तेहकाम के कि फील्ड मार्शल जो सबसे पाकिस्तान का ताकतवर आदमी है, सबसे ज़्यादा बंदूकें उसके पास है या उसके कंट्रोल में है, उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ जाता है कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल है तो दुश्मन आपकी कौन सी तरक्की से और इस्तेहकाम से खाइफ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन होता पता क्या है, पाकिस्तान में जब भी कोई नालायकी होती है ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से और दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात होते हैं, आप देखें ना चागी में आते हैं वो आगे पूरे चागी को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं कई घंटों तक, फिर जब दिल करता है वो चले जाते हैं BLA वाले। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानो कान खबर ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं ये भारत की कार्रवाई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना क्रेडिट वो देते हैं। एक फौज का तर्जुमान खुद ये कह रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियां कामयाब हो रही हैं। ये आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश या उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम कर, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कहां पे रोकी दहशतगर्दी? लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां पे जाके ब्रेक लगेगी? बाद में खबर दे दी जाती है जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए, लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई, और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहां पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं जी? हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए, ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नोशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है, और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा भी भारत का नाम नहीं लिया। DG ISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे। और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, वहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है, और उसके लिए सहाफ़ियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी वहां से। अब तो इनको सहाफ़ी भी नॉन सीरियस किस्म के वाजुकात मिलते हैं। मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, ज़्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफ़त की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, आओ तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबारात पढ़ें ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबारात पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंघालें, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफ़ियों को जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब वहाँ पे तो कमाल हो गया, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वहाँ पे एक मिसाल कायम होगी, एक लाजवाल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कहानियाँ उस दौर में उन लिखारियों ने लिखी हैं, अखबारात में छापी गई, किताबों में लिखी गई। तो वो यही कहानी हमें सुना रहे थे कि जनाब बंगाली तो मर मिटे पाकिस्तानियों के ऊपर, वो इधर वालों से बहुत प्यार करते हैं, वो इश्क करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को हार पहना रहे हैं, वो ये कहानियां हमारे यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। और इसी तरह के सहाफ़ियों को जो आज भी इनको मैसर है, उस दौर में मैसर से ले जाया जा रहा था, और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूं ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शरपसंद, ये भी उस वक्त कहे, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरून मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। अज़म का इजहार, ये हर दफा नया आज़म करते हैं। इजाजत नहीं देंगे,
यानी कोई यहाँ पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाजत नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है, एज इट इज ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, ये पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारें, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आप सुनते रहेंगे हमेशा, हम पहले भी यही सुनते रहे हैं। फिर कासिम सूरी साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा जी ये जहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, या जहाँ पे ला के ये लोग बैठ गए आके, या बिठाया गया या आकर बैठ गए हैं, ये एरिया ना सिर्फ बड़ा सेंसिटिव है बल्कि बड़ा कीमती भी है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब से माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास हुआ है उस वक़्त से यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए हैं। यहाँ पर DHA भी ज़मीनें ख़रीदना चाहता था। क्या ये सारा खेल कीमती मादनियात और ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए खेला जा रहा है? बलूचिस्तान के लोग अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसी बातों में नहीं आते। 2 साल से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सील है, तो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया ना कि जो अफगान फोर्सेस थी उनको भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी सहूलत मैसर है, वो भी यहाँ पे रहते हैं। नादरीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो ये कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसी को माल करार नहीं दिया जा सकता, इसकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। ये फतवा कि क्रिप्टो जायज़ नहीं है, ये उन्होंने फतवा दे दिया। मेरा उनसे सवाल है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आप ये बताएं कि क्या फार्म 47 के ऊपर बनाई हुई जाली हुकूमत जायज़ है? उस पर भी आप बता दें। उसको चलाना ये जायज़ है? जिन्होंने बनाई उन्होंने जायज़ काम किया? किसी सरकारी मुलाजिम का अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना और बार बार करना, क्या यह जायज़ है? गरीब के नेफे में पिस्तौल चला देना और अमीर के नारे के साथ लटक जाना, क्या यह जायज़ है? बताएं ना, इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कौम को। फिर यह बताएं कि ताहयात ओहदे और इस्तिस्ना लेना, क्या यह जायज़ है? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, क्या यह जायज़ है? इसके ऊपर भी आप लबकुशाई करें, जरा पता चले पाकिस्तानियों को मजीद चीज़ों के बारे में आपकी राय उनके सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, कश्मीर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वहां पे ना एक बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो कश्मीर में हमारे दोस्त हैं वो ज़रा खबरदार रहे। मेरे पास 3 सोर्सेज से ये इतला आई थी, मैं इसको कन्फर्म कर रहा था और अब मुझे समझ भी आ रही है इस बात की कि क्यों एक ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर में एक बात तो बड़ी क्लियर कर दी गई है कि या तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे कश्मीर में, या फिर एक ऑपरेशन किया जाएगा और वो ऑपरेशन इसी हफ्ते के अंदर होगा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले इनको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए कंपेन के लिए, निकलने के लिए, कोई ना कोई चीज़ों को आगे पीछे करने के लिए। या तो इनको इलेक्शन चंद महीने आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। बसूरत दीगर इसी हफ्ते में खुदा न खास्ता कश्मीर के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और इसके अंदर किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि हर तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे वसाइल लगाए जाएंगे और इसको वंस फॉर ऑल किया जाएगा। एक ही दफ़ा करें और सब खत्म करें, दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो। और ख़ास तौर पे जो 4-6 लोग मेन टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी इस मरतबा। ये है नाजरीन सूरत हाल कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो एक कदम पीछे नहीं हटते। हाँ, रज़ा डार के बारे में कहते हैं जी आजकल बात नहीं हो रही, वो मीडिया को मना किया गया। डार फैमिली का आदमी है ना, इसाक डार का नवासा है, तो फिर कैसे हो सकता है। रज़ा डार के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे बात नहीं हो रही, तो मैं एक खबर फिर मैंने निकाली है और पुलिस राय से मुझे पता चला है जो लोग परेशान हैं रज़ा डार के बारे में वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम में है, सुकून में है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ या तंगी नहीं है, बिल्कुल वो मज़े में है और बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी तेज़ी से उसको बाहर निकालने का काम वो भी जारी है और उसके रास्ते पे तेज़ी से काम हो रहा है कि किस रास्ते से इसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर भी आ जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हलकान हो रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं कि डार